हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज आपका आर ओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का प्रीलिम्स का एग्जाम पेपर था 11 बजे से 1 बजे के बीच में। तो आप में से जिन भी अभ्यर्थियों का पेपर था वह पेपर दे के आ गए होंगे दोस्तों। तो आप लोगों को पेपर कैसा लगा, पेपर का लेवल कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपके कितने तक स्कोर आपका हो रहा है। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि 150 नंबर का इसका आपका पेपर हुआ था, जिसमें 100 नंबर की आपकी जीएस थी और 50 नंबर की आपकी रीजनिंग थी। ठीक है, अभी तक दोस्तों जो मैंने पेपर देखा है, पेपर का लेवल मॉडरेट है, मॉडरेट टू इजी लेवल का पेपर है। लेकिन लेंथी पेपर है, 150 क्वेश्चंस थे, रीजनिंग के क्वेश्चंस काफ़ी लेंथी थे। तो जिस अभ्यर्थी ने पहले से ही टाइमिंग का ध्यान दिया होगा उसी ने रीजनिंग को पूरा अटेम्प्ट किया होगा। ठीक है, वो रीजनिंग भी सरल थी लेकिन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चंस थे। तो 2 घंटे के हिसाब से लेंथी पेपर था, लेकिन बेसिक और मॉडरेट लेवल का पेपर था। सभी जो क्वेश्चंस थे कहीं ना कहीं आप लोगों ने पढ़े हुए होंगे, कुछ प्रश्न नए भी थे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं जो आपका एग्जाम पेपर हुआ है आर ओ का, इसकी आंसर की के बारे में कि मेरे हिसाब से इसके क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, 150 प्रश्न है दोस्तों। फिलहाल मैं आपको जो 100 प्रश्न है पहले के जीएस के, उसके आंसर की बताने वाला हूं कि कौन से प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। अगर आपको किसी भी प्रश्न के उत्तर में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों जिन भी अभ्यर्थियों ने हमारे चैनल से उत्तराखंड करंट अफेयर को अच्छी तरह पढ़ा होगा, डिटेल जो करंट अफेयर्स की वीडियो में मंथली कराता हूँ आपको, नेशनल इंटरनेशनल वाली वो पढ़ी होंगी, उत्तराखंड पढ़ा होगा, तो उनको मेरे हिसाब से उत्तराखंड में और करंट अफेयर्स में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि लगभग आपको सारा सेक्शन करवाया हुआ था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसके सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। 100 प्रश्न जो है वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। 50 रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बाद में करवा दूंगा। और आपको पेपर का लेवल कैसा लगा, आपके अनुसार इसमें जो कट ऑफ है वह कितनी जा सकती है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन था, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो गन्ने का उत्पादन दोस्तों सर्वाधिक किस जनपद में होता है। तो उधम सिंह नगर जनपद में दोस्तों क्या होता है, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। दूसरा हमारा प्रश्न था, उत्तराखंड बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना रखा गया था। तो जीएसडीपी यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 2.7% रखा गया था। अगला प्रश्न है, कौन एक उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो टिहरी जल विद्युत परियोजना दोस्तों उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। अगला प्रश्न था, उत्तराखंड में चल रही चार धाम परियोजना किन कार्यों से संबंधित है। तो सड़क निर्माण से संबंधित है दोस्तों क्या, चार धाम प्रोजेक्ट है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस फसल की पैदावार नहीं होती है। तो देखिए दोस्तों, सेब, लीची और माल्टा इनकी पैदावार होती है, लेकिन नारियल की पैदावार उत्तराखंड में नहीं होती है। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड की वन नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है दोस्तों। वह है पर्यावरणीय स्थिरता एवं पारिस्थितिकी संतुलन को स्थापित करना। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड में सिंचित कृषि भूमि को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो तलाव भूमि या तलाव भूमि कहा जाता है सिंचित कृषि भूमि को। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड के चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार जनपदों के किस समूह में स्थित है। तो चार धाम दोस्तों गंगोत्री, यमुनोत्री उत्तरकाशी में पड़ता है, बद्रीनाथ चमोली जनपद में पड़ता है और केदारनाथ दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद में पड़ता है। तो आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली। ऑप्शन नंबर डी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तरकाशी में यमुनोत्री, गंगोत्री, रुद्रप्रयाग में केदारनाथ और चमोली में बद्रीनाथ। अगला प्रश्न है दोस्तों, अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन था। तो प्रद्युम्न शाह दोस्तों अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश था। ठीक है, जब टिहरी रियासत में विलय नहीं हुआ था उससे पहले की बात की जा रही है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से प्रथम निर्वाचित सांसद कौन थे। तो कमलेंदुवती शाह गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से प्रथम निर्वाचित सांसद थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं। तो 50% सीटें दोस्तों आरक्षित की गई थी। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी रिपीट किए हुए हैं इस एग्जाम पेपर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, गामा किरणें, प्रोटॉन्स या फिर हीलियम केंद्रक। तो दोस्तों जो प्रोटॉन्स हैं यह रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग अपच के उपचार के लिए होता है। ठीक है, तो एंटासिड जो औषधि है इसका प्रयोग अपच के उपचार के लिए होता है। अगला हमारा प्रश्न है, एक छड़ की तापी चालकता किस पर निर्भर करती है। तो जो दोस्तों छड़ की तापी चालकता होती है वह टेम्परेचर के साथ साथ जो उसका मटेरियल है यानी कि जो सामग्री है उस पर निर्भर करती है। तो सामग्री इसका सही आंसर हो जाएगा। ओएमआर से क्या अभिप्राय है। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर ओएमआर की क्या होती है दोस्तों, फुल फॉर्म होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर प्रोग्राम में बग ढूंढने की क्रिया क्या कहलाती है। तो बग ढूंढने की जो क्रिया है दोस्तों यह डिबगिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, डिबगिंग कहलाती है। अगला प्रश्न है, IPv4 एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं। तो 32 बिट्स होते हैं IPv4 एड्रेस में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में 1 KB किसके बराबर होती है। 1 KB बराबर होता है दोस्तों क्या, 1024 बाइट। अगला प्रश्न है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो बेटियां कहा गया है। तो अथर्ववेद में दोस्तों सभा और समिति को प्रजापति की दो बेटियां कहा गया है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मगध राज्य की प्रथम राजधानी थी। तो राजगृह दोस्तों मगध राज्य की प्रथम राजधानी थी। अगला हमारा प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है। तो टोकोफेरॉल दोस्तों विटामिन ई का क्या होता है, रासायनिक नाम होता है।
खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन होते हैं दोस्तों? जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वह खाद्य श्रृंखला में दोस्तों शाकाहारी होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मलेरिया की प्रसिद्ध दवा कुनैन को किससे प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना की जो छाल होती है दोस्तों उससे दोस्तों कुनैन को प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, चोल राज्य का संस्थापक विजयालय किस राज्य का सामंत था? तो जो विजयालय था यह चोल राज्य का संस्थापक यह पल्लव राज्य का सामंत था। किसका? पल्लव राज्य का सामंत था। अगला प्रश्न है, किसने अपनी आत्मकथा लिखी है इसमें से? तो फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों अपनी आत्मकथा इनमें से लिखी हुई है। अगला प्रश्न दोस्तों, यह अच्छा प्रश्न है, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन क्यों चुना गया था? क्योंकि दोस्तों यह द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जापान पर विजय की दूसरी वर्षगांठ थी, जिसकी काफी तारीफ माउंटबेटन की जाती थी। इसके लिए तो माउंटबेटन ने इस दिन को अपने लिए बहुत शुभ मानता था, इसीलिए उसने 15 अगस्त 1947 का दिन चुना था, क्योंकि यह दिन द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जापान पर विजय की दूसरी वर्षगांठ थी। अगला प्रश्न है, एकवर्त समिति निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित थी? तो रेलवे से संबंधित समिति दोस्तों क्या? एकवर्त समिति। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों को शिक्षित भारतीयों का मेला कहा है? तो लाला लाजपत राय ने दोस्तों शिक्षित भारतीयों का मेला कहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यताएं या अर्हताएं निर्धारित हैं? तो अनुच्छेद 58 में दोस्तों योग्यताओं का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा कालखंड एकल दलीय प्रभुत्व व्यवस्था के रूप में विशेषीकृत है? तो 1947 से 1967 के बीच में कांग्रेस की सरकार थी, जो कि एकल दलीय प्रभुत्व व्यवस्था के रूप में विशेषीकृत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो हमारा वाद था, इसमें संविधान की आधारभूत रचना का सिद्धांत दिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी? कौन सी महिला? तो भारतीय संविधान सभा में दोस्तों 15 महिलाएं थी, जिसमें से सदस्य जो थी वो थी अम्मू स्वामीनाथन, यह इसमें से एक सदस्य थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1941 ईस्वी में गोरक्षा मंडल का गठन किया था? तो मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा 1941 में गोरक्षा मंडल का गठन किया गया था। किसने? मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नेता दक्षिण अफ्रीका गया और गांधी जी को उसके उद्देश्य प्राप्ति करने में मदद की? तो गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों दक्षिण अफ्रीका गए थे और गांधी जी को उनके उद्देश्य प्राप्त करने में इन्होंने मदद की थी। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्वावलोकन हेतु वित्त आयोग का गठन करता है? यानी कि ग्राम पंचायत में वित्त आयोग का गठन करता है दोस्तों 243 आई 243 आई। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर जो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निजता के अधिकार की परिकल्पना किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 21 में निजता के अधिकार के बारे में बताया गया है। कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो BN राव जी संवैधानिक सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का विवेचन करती है? तो 7वीं अनुसूची दोस्तों केंद्र और राज्यों के मध्य में जो 3 प्रकार की सूचियां, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में वर्णन करती है। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा आयोजित G20 सम्मेलन 2023 में किन देशों के समूह को सदस्य बनाया गया था? तो अफ्रीकन यूनियन को इसमें सदस्य बनाया गया था। अगला प्रश्न है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक MPI में निम्नलिखित कौन सा सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में दोस्तों प्रति व्यक्ति आय को सम्मिलित नहीं किया जाता, जबकि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो हर घर जल हर घर नल कार्यक्रम दोस्तों चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य 2030 निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्ष्य 4 के रूप में चिन्हित है? तो लक्ष्य 4 दोस्तों कौन सा था पूछा गया है? तो लक्ष्य 4 है शिक्षा के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? शिक्षा के बारे में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस दस्तावेज या कानून पर आधारित है? तो उद्देश्य संकल्प पर आधारित है दोस्तों क्या? भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव था वही प्रस्तावना के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ग्रैनविल ऑस्टिन जी की पुस्तक थी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन नामक पुस्तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया की विवेचना करता है? तो अनुच्छेद 368 दोस्तों संविधान संशोधन के बारे में बताता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है दोस्तों, बिल्कुल सही है। पूर्वी रेल का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है दोस्तों, बिल्कुल सही है। दक्षिण पूर्वी मध्य रेल का मुख्यालय बिलासपुर में है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसमें सम्मिलित नहीं है, क्योंकि दक्षिण पूर्वी रेल का मुख्यालय भुवनेश्वर ना होकर कोलकाता में ही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर का दशक कौन सा था? तो 1961 से 1971 का जो दौर था दोस्तों, यह भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर का दशक था। अगला प्रश्न है दोस्तों, आहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो आहोम जनजाति दोस्तों भारत के असम राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित नदियों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में दोस्तों आपको व्यवस्थित करना है, ठीक है। सोन, चंबल, केन, बेतवा। तो चंबल, केन और बेतवा यह यमुना की सहायक नदियां हैं और सोन दोस्तों गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। तो अगर पश्चिम से पूर्व की ओर पूछा गया तो सबसे पहले आएगा चंबल, बेतवा, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, फिर सोन नदी यहाँ पे जाके फिर गंगा में आके मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा चंबल, बेतवा, केन और सोन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा एक युग्म सुमिलित नहीं है? सोना के लिए कोलार प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। कोयले के लिए झरिया प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। हीरे के लिए पन्ना प्रसिद्ध है, ये भी बिल्कुल सही है। लोहा इसके लिए दोस्तों गुंटूर प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सुमिलित नहीं होगा। मिर्च के लिए गुंटूर प्रसिद्ध है। अगला हमारा प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो तमिलनाडु राज्य में दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है? सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है कहाँ पे? तमिलनाडु में, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? मतलब किस राज्य की थी? तो गोवा में दोस्तों अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर, सॉरी मेघालय की जो थी वह अधिकतम दोस्तों जनसंख्या वृद्धि दर रही थी 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का संबंध किससे दोस्तों? तो लघु व्यवसाय इकाइयों से दोस्तों संबंधित है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो भारत के 8 राज्यों से होकर दोस्तों गुजरती है, जिसमें मणिपुर नहीं है, तो मणिपुर से होकर दोस्तों नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, बोकारो स्टील संयंत्र का विकास किस देश के सहयोग से किया गया था? तो बोकारो स्टील संयंत्र का विकास दोस्तों रूस देश के सहयोग से किया गया था, तो रूस दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे दोस्तों? तो राधा रतूड़ी जी उत्तराखंड की मुख्य निर्वाचन अधिकारी थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में महिला फुटबॉल विश्व कप किस देश द्वारा जीता गया था? तो स्पेन ने दोस्तों इंग्लैंड को हराकर महिला फुटबॉल विश्व कप का विजेता बना था। कौन? स्पेन। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में किस भारतीय ग्राम को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो घोरडो गांव जो गुजरात का गांव है दोस्तों, इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार UNWTO के द्वारा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, 31 अक्टूबर 2023 को भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने निम्नलिखित में से किसके स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया था? तो लद्दाख के स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया था किसने दोस्तों? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां पर लैंडर विक्रम ने चंद्रमा को छुआ था उसका नाम क्या था? वो था दोस्तों क्या? शिव शक्ति पॉइंट। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में महाविद्यालयों और विद्यालयों में प्रवेश हेतु किस पोर्टल का प्रयोग किया जा रहा है? तो समर्थ पोर्टल का प्रयोग किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, नारी शक्ति वंदन विधेयक संविधान के किस संशोधन द्वारा पारित हुआ है? तो 128वें दोस्तों संशोधन द्वारा पारित किया गया नारी शक्ति वंदन विधेयक को, ठीक है। अच्छा और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर दोस्तों आपने हमारी करंट अफेयर्स की वीडियोस देखी होंगी ना, उत्तराखंड की और नेशनल इंटरनेशनल की, तो कोई भी प्रश्न आपको इसमें से बाहर से नहीं मिलेगा, सभी क्वेश्चन मैं आपको यह करंट अफेयर्स में करवा चुका हूँ। अगला प्रश्न देखिए, ये भी, किस राज्य ने वर्ष 2023 में जातिगत आधारित जनगणना आयोजित की थी? तो बिहार में दोस्तों जातिगत आधारित जनगणना करने वाला प्रथम राज्य बना था बिहार, ठीक है। अगला प्रश्न है, एशियन गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो चीन के हांगजाओ में दोस्तों एशियन गेम्स 2023 का आयोजन हुआ था। वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया था। 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया गया था। नोबेल के जो पुरस्कार थे सभी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, और नरगिस मोहम्मदी से क्वेश्चन अभी हाल ही में ईओ के एग्जाम में ही पूछा गया था, यहाँ पर भी पूछ लिया गया है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है ईओ में भी पूछे गए थे यही क्वेश्चन, ठीक है, करंट अफेयर के। अगला है, नहावा सेवा बंदरगाह किस शहर में स्थित है? तो मुंबई में दोस्तों यह स्थित है, अभी से जवाहरलाल बंदरगाह, नेहरू बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है। नहावा सेवा बंदरगाह कहाँ पे? मुंबई में। अगला प्रश्न है, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज विश्व कप किसने जीता था? तो मैक्सन कार्लसन ने 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज विश्व कप को जीता। किसने? कार्लसन ने। अगला हमारा प्रश्न है, भारत ने वर्ष 2023 एशियाई खेलों के दौरान कितने स्वर्ण पदक जीते? तो 28 स्वर्ण पदक दोस्तों जीते हैं एशियाई खेलों में। किसने? भारत ने। अगला हमारा प्रश्न है, रानी गुलेरिया निम्नलिखित में से किस परमार शासक को राज्यभार सौंपा था? ठीक है, यानी कि रानी गुलेरिया किस परमार शासक की संरक्षिका थी? तो कीर्ति शाह की संरक्षिका थी। कौन दोस्तों? राजमाता गुलेरिया। अगला हमारा प्रश्न है, काठगोदाम के निकट स्थित रानी बाग किस रानी के नाम पर स्थापित हुआ था? तो जिया रानी के नाम से दोस्तों यह स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, आजाद पंचायत का संबंध उत्तराखंड के किस जन आंदोलन से है? तो आजाद पंचायत का संबंध दोस्तों जो रवाई आंदोलन है, तिगड़ी या तंगड़ी आंदोलन भी जिसे कहा जाता है, उससे संबंधित है क्या? आजाद पंचायत। अगला प्रश्न है, टिहरी राज्य के किस राजा ने राज्य के मुख्य न्यायालय का नाम बदलकर हुजूर दफ्तर किया था? तो नरेंद्र शाह ने दोस्तों राज्य के मुख्य न्यायालय का नाम बदलकर हुजूर दफ्तर किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का बिना ताजपोषित राजा कहलाता है? तो हेनरी रेमजे को कुमाऊं का राजा या बिना ताजपोषित राजा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसने वर्ष 1924 में अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नींव रखी थी? तो बोसी सेन ने दोस्तों 1924 में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नींव रखी थी। दोस्तों मैंने आपसे ऐसा कहा भी था कि आप उत्तराखंड की मैराथन क्लासेज और पोस्टमार्टम क्लासेज को देख लीजिए, अगर आपने वह देखी हुई थी तो ये सभी क्वेश्चंस
वैसे तो ये परीक्षावाणी के क्वेश्चन है उस किताब में आपको मिल जाते हैं, लेकिन जिसने परीक्षावाणी नहीं भी पढ़ी होगी, सिर्फ वो क्लासेस भी देख के गया होगा, तो आप ये देखिए उत्तराखंड के सारे क्वेश्चन हमारे फंसे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक से क्वेश्चन है, हर एग्जाम में यही प्रश्न आते हैं, पुराने एग्जामों से भी इसमें काफ़ी सारे प्रश्न रिपीट हुए हैं। तो अभी भी आप उन क्लासेस को जरूर देख लें, आने वाले समय में आप लोगों के लिए वो जो क्लासेज है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। देखिए, कुमाऊं परिषद का गठन एग्जाम में आने के लिए ही हुआ है, मैं हमेशा कहता था, फिर से आ गया। कुमाऊं परिषद का तृतीय वार्षिक अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो कोटद्वार में दोस्तों तृतीय वार्षिक अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड निवासी आज़ाद हिंद फौज से संबंधित था? तो चंद्र सिंह नेगी जी आज़ाद हिंद फौज से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1936 में गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? दिल्ली में की गई थी। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया था? तो गोवा में दोस्तों राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन हुआ था, और 2024 में होगा दोस्तों कहाँ पे? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, किस देश को 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए शामिल नहीं किया गया? ठीक है, तो इसमें दोस्तों जापान को शामिल नहीं किया गया। कितने देशों को इसमें शामिल किया गया? 6 देशों को दोस्तों इसमें शामिल किया गया है ब्रिक्स का सदस्य बनने हेतु। अगला प्रश्न है, लाखों डियार के शैलचित्र उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित हैं? तो अल्मोड़ा में स्थित है दोस्तों लाखों डियार, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसे बाल्यकाल में गोसाई दत्त के नाम से जाना जाता था? तो बेसिक सा क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत जी को बाल्यकाल में गोसाई दत्त के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशिर वाद्य यंत्र है? तो नागफनी दोस्तों फूक वाद्य यंत्र यानी कि सुशिर वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ के रावल पुजारी परंपरानुसार किस राज्य के मूल निवासी होते हैं? तो केरल के नंबूदरी संप्रदाय के मूल निवासी होते हैं। कौन दोस्तों? रावल पुजारी, ठीक है, केरल इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा मंदिर गढ़वाल में स्थित है? धौलीनाग, बेड़ीनाग, कालीनाग, ठीक है, या नागनाथ पोखरी? तो नागनाथ पोखरी मंदिर दोस्तों गढ़वाल में स्थित है, चमोली जनपद में, ठीक है, जबकि धौलीनाग जो है बागेश्वर जनपद में स्थित है, बेड़ीनाग जो है पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, और कालियानाग भी पिथौरागढ़ जनपद में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के निम्न जनपदों के समूह में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी, ये तीनों जनपद दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, ठीक है, यहाँ के 3 जनपद। फिर इसके नीचे आपका चंपावत और उधम सिंह नगर जनपद भी दोस्तों क्या करते हैं? थोड़ा बहुत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य किस जनपद में स्थित है? तो पौड़ी गढ़वाल जनपद में दोस्तों स्थित है सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो शेखर पाठक जी इस पुस्तक के लेखक है, द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री, ठीक है, और यह पहले भी यूकेपीएससी के द्वारा यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, 2020-21 में उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है? तो उधम सिंह नगर जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है। लोसर पर्व का संबंध उत्तराखंड की किस जनजाति से है? तो जाड़ भोटिया जनजाति से दोस्तों संबंधित है लोसर पर्व। दसौली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना किसने करी थी? तो चंडी प्रसाद भट्ट जी के द्वारा दोस्तों दसौली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना की गई थी, चंडी प्रसाद भट्ट। अगला प्रश्न है, कौन चारण उपनाम से प्रसिद्ध है? तो शिव प्रसाद डबराल जी को दोस्तों चारण उपनाम से जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए, जल विद्युत परियोजनाएं और नदियां दी गई है। आसन नदी पर कुल्हाल जल विद्युत परियोजना बिल्कुल सही है। अलकनंदा पर विष्णु का प्रयाग जल विद्युत परियोजना बिल्कुल सही है। भागीरथी पर कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना बिल्कुल सही है, ठीक है, जबकि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो मंदिरी भाली जल विद्युत परियोजना है यह भागीरथी नदी पर स्थित है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सुमेलित नहीं होगा। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत है? तो नैनीताल में दोस्तों सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत है। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कुछ कल्याण बुग्याल टिहरी गढ़वाल में बिल्कुल सही है। बेदिनी बुग्याल चमोली में स्थित है, बिल्कुल सही है। खलिया टॉप बुग्याल पिथौरागढ़ में स्थित है, बिल्कुल सही है। दयारा बुग्याल दोस्तों रुद्रप्रयाग में स्थित नहीं है, कहाँ स्थित है? उत्तर काशी में यह स्थित है, तो दयारा बुग्याल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों अच्छा सा क्वेश्चन था कि टिहरी दरबार ने वर्ष 1928-29 में वन सलाहकार के रूप में डॉक्टर एफ हेस्क की सेवाएं ली थी। वे किस देश के निवासी थे? ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से जर्मनी या फ्रांस में से इसका एक आंसर हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गार्डनर के द्वारा कुमाऊं और गढ़वाल में प्रथम राजस्व बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया था? 1815 में सबसे पहले भूमि बंदोबस्त कराया था गार्डनर ने। अगला प्रश्न है, यहाँ पे हिमानी और नदियां दी गई हैं और आपको सुमेलित करना है। तो सतोपंथ हिमनद से दोस्तों अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। गंगोत्री से दोस्तों भागीरथी नदी का उद्गम होता है। मिलम ग्लेशियर से दोस्तों आपका गौरीगंगा नदी का उद्गम होता है, और नामिक ग्लेशियर से पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही सुमेलित हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, किस जनजाति को सौका के नाम से जाना जाता है? तो भोटिया जनजाति को दोस्तों सौका के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र फल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये थे दोस्तों आपके 100 प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे गए थे। जीएस के क्वेश्चन थे आरओ के एग्जाम पेपर में। तो आपको ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से दोस्तों पेपर का जो लेवल था मॉडरेट टू इजी लेवल का था, लेकिन पेपर लेंथी था बहुत लोगों की इसमें। मेरे को ऐसा लगता है पेपर देखे स्पेशली कि हो सकता है कि रीजनिंग वाला सेक्शन छूट गया हो जिसने जीएस में ज़्यादा टाइम लगाया होगा, वरना पेपर आपका ओवरऑल अच्छा था। अगर आपको किसी भी प्रश्न में मिस्टेक लगती है तो आप बता सकते हैं। अब एक दोस्तों होती है एक अनुमानित
अनुमानित कट ऑफ कितनी जा सकती है। दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके 100+ मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी में तो अभी तक आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, या जिसके 105+ हैं वो तो अपने आप को श्योर सेफ समझे दोस्तों, ठीक है। 105+ में तो हो ही जाएगा, लेकिन जिसके 100+ भी है जनरल में वह भी अपने आप को सेफ समझ सकता है, ठीक है। बाकी SC ST कैटेगरी इससे 2 2 नंबर 4 4 5 5 नंबर आप कम करके अपने आप को सेफ स्कोरर समझ सकते हैं। बाकी ये थे दोस्तों 100 क्वेश्चन। अगर आप लोग कहेंगे जीएस के क्वेश्चन बनाने को तो जीएस के भी मैं आपको आंसर सॉल्व करके दे दूंगा। सॉरी, ये जीएस के क्वेश्चन थे। रीजनिंग के अगर आप बनाने को कहेंगे तो रीजनिंग के भी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दे दूंगा। बाकी दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।